कोरोना को लेकर पिछले 24 घंटे में 6,808 मामले सामने आए हैं। बड़ी और अहम जानकारी आपको ये दे रहे हैं कि 118 कोरोना मरीजों की मौत भी हो गई है पिछले 24 घंटे में। देखिए 19 नवंबर का जिक्र करें तो 98 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन पिछले 24 घंटे में 118 लोगों की जान गई है कोरोना के कारण, कोविड के कारण। तो समझिए जरा, 6,808 मामले पिछले 24 घंटे में अब तक सामने आए हैं और 118 लोगों की जान अब तक जा चुकी है। इसलिए हम भी कह रहे हैं आपसे कि मास्क लगाकर बाहर जाइए। एक और अहम खबर की ओर रुख कर लेते हैं। कुछ राज्यों में फिर से कोरोना की लहर लगातार देखने को मिल रही है। गुजरात के 3 शहरों में नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। तो आपको बताते चलें, सूरत, वडोदरा और राजकोट में कल से नाइट कर्फ्यू लगा दिया जाएगा। यानी कि कल से 21 नवंबर से नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कुछ राज्यों में फिर से कोरोना की लहर देखने को मिल रही है और इसी के चलते गुजरात के 3 शहरों में नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। सूरत, वडोदरा और राजकोट में कल से नाइट कर्फ्यू लग सकता है। दिल्ली, महाराष्ट्र में बंद हो सकती है ट्रेन और प्लेन की सेवा। जो रियायतें दी गई थी एक बार फिर कहीं ना कहीं उनको वापस लिया जा सकता है, क्योंकि कोरोना का कहर कई राज्यों में बहुत अधिक संख्या में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ये फैसले लगातार लिए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं ये फैसले आप लोगों को प्रभावित कर सकते हैं, क्योंकि कोरोना की लहर एक बार फिर तेज हो चली है। क्या फैसले हैं स्टेट्स के, वो हम जरा आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा देते हैं, समझाते हैं। कोरोना का असर कैसे पड़ रहा है स्टेट्स पर। मुंबई दिल्ली के बीच ट्रेन और प्लेन की सेवा बंद हो सकती है, दिल्ली और मुंबई के बीच में। वहीं आपको ये भी बता दें कि कोरोना के चलते महाराष्ट्र सरकार ये फैसला ले सकती है। अगर महाराष्ट्र सरकार ये फैसला लेगी तो कहीं ना कहीं जो मुंबई और दिल्ली के बीच ट्रेन और प्लेन है वो बंद हो जाएगी। हरियाणा में 30 नवंबर तक स्कूल बंद रहेंगे, क्योंकि हरियाणा में जो हाल हमने जिनमें देखा था कि कई अध्यापकों के साथ बच्चे कोरोना पॉजिटिव हो चुके थे। वहीं हरियाणा के फरीदाबाद बॉर्डर पर रैंडम टेस्टिंग भी शुरू कर दी गई है। रैंडम टेस्टिंग के जरिए अगर वो दिल्ली से आप हरियाणा जा रहे हैं तो आपको रैंडम टेस्टिंग का दौर से गुजरना पड़ेगा। अहमदाबाद में नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया गया है। कहीं ना कहीं नाइट कर्फ्यू लगा के रोकने की कोशिश की जाएगी। मध्य प्रदेश में रात्रि लॉकडाउन का फैसला भी लिया गया है। यानी एक बार फिर से वो चीजों का सामना आपको करना पड़ सकता है जो कुछ समय पहले कर रहे थे। रियायतों के इस दौर में फिर से कहीं ना कहीं ब्रेक लगना सामने आ रहा है। और यही कारण है कि अलग अलग स्टेट्स की बात की जाए, राज्यों की बात की जाए, वो अपने फैसले ले सकते हैं, एहतियातन लिए जा सकते हैं राज्यों की ओर से ये फैसले। लेकिन दिल्ली क्या फैसला ले रहा है, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री क्या कह रहे हैं, किस तरह से एहतियात आपको बरतना है, मास्क पहनना बेहद जरूरी है, ये खुद दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं। और क्या कुछ कहा है उन्होंने, सत्येंद्र जैन को सुनिए। साथ में 42 प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आईसीयू का 80% बेड्स को रिजर्व किया गया है। पहले बड़े अस्पतालों में 33 में पहले कर दिया गया था, 42 दूसरे और अस्पतालों में किया गया है। इससे 260 आईसीयू बेड एक्स्ट्रा अवेलेबल होंगे। मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर 7 तारीख को 7 नवंबर को 15.26% पॉजिटिविटी रेट था, जो आज घटकर 11% से थोड़ा नीचे है। और सबसे ज्यादा जो केस आए थे वो 10 नवंबर को 8,593 आए थे। तो सारे केसेस भी धीरे धीरे नंबर ऑफ केसेस भी कम हो रहे हैं। और जो सबसे बड़ा इंडिकेटर है कि पॉजिटिविटी, जो कि 7 तारीख को 15% से भी ऊपर थी, वो घट के 11% से नीचे आ गई है। और ये बिल्कुल क्लियर इंडिकेटर है कि धीरे धीरे कम हो रहा है। और इसके लिए मैं दिल्ली की जनता को, हमारे सभी स्वास्थ्य कर्मियों को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, सभी को धन्यवाद देता हूं कि सब लोग इसमें बड़ी मेहनत कर रहे हैं, हिम्मत से काम कर रहे हैं। घर से जब बाहर निकले तो मास्क लगा के निकले। कल से दिल्ली सरकार ने जो 500 रुपये का चालान था मास्क के ऊपर, उसको 2000 का कर दिया है। और जब भी पब्लिक स्पेस में आप जाएं, पब्लिक के बीच में जाएं तो मास्क जरूर लगाएं, अदरवाइज आपका चालान हो सकता है 2000 रुपये का।
सर इसमें एक चीज क्लियर कर दीजिए कि गाड़ी में जब आप जा रहे हैं, कार में ट्रेवल कर रहे हैं, तो क्या मास्क लगाना जरूरी है या नहीं है? क्योंकि उसको लेकर बहुत कंफ्यूजन है। लोग ये कह रहे हैं कि हम अकेले ट्रेवल कर रहे हैं, मास्क लगाने की क्या जरूरत है? आप लगा ही लो ना, क्यों झाड़े पड़ रहे हो? कोई बुराई नहीं है, झाड़े में पड़ना जरूरी है। सर आदत भी रहेगी ना, जस्ट मास्क लगा के रखिए। सर एक कंफ्यूजन है, घर से बाहर निकला तो आप ये रूल बना लीजिए कि घर से बाहर निकलेंगे तो मास्क लगा कर निकलेंगे, वरना नहीं। तो वहीं कोरोना को लेकर दिल्ली सरकार ने कुछ अहम फैसले भी लिए हैं, वो भी आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि आखिर वो कौन से बड़े फैसले हैं जो दिल्ली सरकार ने लिए हैं। आपको बता दें कि 500 की जगह अब 2000 रुपए का चालान कटेगा अगर आपने मास्क नहीं पहना होगा। चाहे फिर आप घर से किसी भी काम के लिए निकले, लेकिन आपके मुंह पर मास्क जरूर होना चाहिए। देखिए, जेटीबी अस्पताल में 232 बेड और बढ़ाए जाएंगे क्योंकि कोविड के केस बढ़ रहे हैं, तो बेड्स की संख्या भी बढ़ाने की बात की गई है। दिल्ली सरकार कुल 663 बेड और बढ़ाएगी। ये दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला कोविड को लेकर। एमबीबीएस छात्रों की अभी अस्पताल में ड्यूटी लगाई जाएगी। तो एमबीबीएस जो छात्र हैं अब उनकी भी अस्पताल में ड्यूटी लगाई जाएगी क्योंकि कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, बेडों की संख्या बढ़ाई जाएगी, इसलिए स्टाफ भी बढ़ाया जाएगा। शादी में 200 की जगह 50 लोगों को ही जाने की मंजूरी दी गई है। पहले 200 रियायतें दे दी गई थी, लेकिन वो वापस ले ली गई है। इसके अलावा निजी अस्पतालों में 80% बेड कोरोना मरीजों के लिए आरक्षित रहेंगे, यानी कि 80% बेड कोरोना मरीजों के लिए रहेंगे और उसके अलावा नॉर्मल रहेंगे। जरूरत पड़ने पर बाजारों को आंशिक रूप से बंद भी किया जा सकता है, यानी कि जरूरत पड़ने पर बाजारों में आंशिक लॉकडाउन भी किया जा सकता है। यह दिल्ली सरकार के बड़े फैसलों में से एक है। बिल्कुल, अब जिस तरीके से दिल्ली और नोएडा के बॉर्डर पर मास्क नहीं पहनने वालों के चालान कट रहे हैं और अब 500 की जगह 2000 आपको देने हैं, इसलिए लोगों की प्रतिक्रिया भी सामने आने लगी है। क्या कुछ वो कह रहे हैं, सुनिए। इमरजेंसी में जा रहे हैं कि डेथ होगी? जी एक भैया डेथ होगी, वहाँ जा रहे हैं, अभी फोन आ गया उनका, जल्दी आ जाओ। कोविड के टाइम पे जो गाइडलाइंस है वो तो फॉलो करनी है। नहीं तो वो तो फॉलो कर रहे हैं, बताओ कैसे नहीं कर रहे? मास्क लगा रहा था मैंने, ये थोड़ा मैंने नीचे करा बात करने के लिए थोड़ा सा। कैसे था? कैसे काट रहे हैं? खाम का चलान काट रहे हैं। प्रॉपर नहीं था, खाम का चलान काट रहे हैं। आपको लगता नहीं है कि गाइडलाइन जो है उसे फॉलो करना चाहिए? कर रहे हैं यार, कमाल है, गाइडलाइन कर रहे हैं। हम पढ़े लिखे, कोई अनपढ़ तो है, देहाती भी नहीं है। आपने चलान भर दिया? आपने भर दिया सर चलान? भरा नहीं। अब क्या काट रहे हैं? मोबाइल नंबर बता दीजिए। चले, ये रहा कोरोना का कहर जो बढ़ता नजर आ रहा है और यही कारण है कि हर कोई ये कह रहा है कि आपको एहतियात खुद बरतना है, आपको खुद मास्क लगाना है और दूसरों को भी बताना है कि मास्क लगाए रखें। फिलहाल बढ़ते हैं आगे एक और अहम मुद्दे की ओर और मुद्दा दरअसल वसीम रिजवी से जुड़ा हुआ है। बड़ी और अहम खबर दरअसल आपको बताएं, संपत्ति के घोटाले में वसीम रिजवी फंस गए हैं। सीबीआई ने 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। यूपी शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष वसीम रिजवी, कुछ दिनों में सीबीआई उनसे पूछताछ भी कर सकती है। पूरे मामले को लेकर दरअसल सीबीआई ने 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जिसमें संपत्ति का घोटाले का ये पूरा मामला है। तो संपत्तियों के घोटाले में इस बार वसीम रिजवी फंसते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, सीबीआई ने 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। वसीम रिजवी पर 2 एफआईआर दर्ज की गई है, साथ ही साथ 5 और लोग हैं जो उनके साथ शामिल हैं जिन पर मामला दर्ज किया गया है। यूपी शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष वसीम रिजवी, आपको ये भी बता दें कि कुछ दिनों में सीबीआई उनसे पूछताछ कर सकती है। क्या कुछ वसीम रिजवी का कहना है, सुनिए। सीबीआई जांच मुल्ला कल्बे जवाद के कहने पर हुई है। मुल्ला कल्बे जवाद के अलावा कोई दूसरा नहीं है जो हमारे खिलाफ एलिगेशन लगाता हो, क्योंकि हमने उनके खिलाफ कार्रवाई की है। मुल्ला कल्बे जवाद ईरानी एजेंट हैं, ईरान से पैसा लेकर कश्मीरी आतंकवादियों की मदद करते हैं, इसके सबूत भी है मेरे पास। लेकिन आज वो हुकूमत को मेरे खिलाफ गुमराह करने में कामयाब हो गए हैं, इसका अफसोस है। एक और अहम खबर की ओर बढ़ते हैं। बड़ी खबर दरअसल मोहसिन रजा ने इस पूरे मसले पर अपना बयान दिया है। रिजवी पर मंत्री मोहसिन रजा का बयान सामने आया है। प्रदेश में घोटालेबाजों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ऐसा कहना है मोहसिन रजा का। साथ ही उनका कहना है कि घोटाले में और भी बड़े नाम आएंगे सामने।
मोहसिन रजा इस पूरे मामले पर बोलते हुए नजर आए। उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है, कहा है कि प्रदेश में घोटालेबाजों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, घोटाले में और भी बड़े नाम सामने आएंगे। तो उनका ये बयान कई मायनों में महत्वपूर्ण है और इस समय में जब वसीम रिजवी पर एक बड़ा आरोप लगा है और उस बीच उनका ये कहना है कि बड़े जो घोटालेबाज है उन पर कार्रवाई की जाएगी, कई बड़े नाम भी सामने आ सकते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही है और ऐसे पूरे मसले पर रिजवी पर कार्रवाई की गई है। सीबीआई ने बाकायदा 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और रिजवी का बयान आपने सुना, लेकिन इस पूरे मसले पर मोहसिन रजा ने भी प्रतिक्रिया दी। क्या कुछ कहा है, सुनिए आप भी। भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय योगी जी की भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति का परिणाम है, जो हमने वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की जांच सीबीआई को दी, क्योंकि इसकी मांग पिछली सरकारों में उठ रही थी। लेकिन चूंकि पिछली सरकारें तुष्टीकरण की राजनीति करती थीं और उन्हीं के द्वारा इसमें इतना बड़ा भ्रष्टाचार भी कराया गया था और अभी बहुत से नाम आएंगे इसमें। अभी तो शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के साथ साथ तमाम और लोगों के भी नाम आएंगे इसमें, क्योंकि इसमें बहुत बड़े पैमाने पर हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति पूरे उत्तर प्रदेश में उसको लेकर वक्फ की संपत्तियों को बेचा गया है, दूसरों को ट्रांसफर की गई हैं। तो इस तरह के भ्रष्टाचार से जो लिप्त लोग हैं वो भी अब तैयार हो जाएं, उनके भी नाम आएंगे, क्योंकि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, अब सीबीआई ने एफआईआर लॉन्च की है, इसमें दोनों ही बोर्डों की जांच होगी और खास करके शिया वक्फ बोर्ड में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार हुआ था, उसको लेकर काफ़ी औकाफ जो हैं डिलीट कर दिए गए थे, तमाम जो वक्फ की संपत्तियां थी उनको डिलीट कर दिया गया था रिकॉर्ड से। तो इसको लेकर लगातार धर्मगुरुओं, मुस्लिम धर्मगुरु और तमाम बुद्धिजीवी वर्ग और तमाम समाजसेवी संस्थाएं मांग कर रही थी, तमाम पीड़ित लोग मांग कर रहे थे कि ये योगी सरकार में ही न्याय मिल सकता है, किसी को मिल सकता है, तो ये न्यायपूर्ण सरकार है, इसलिए उनको भरोसा था और उस भरोसे पर भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय योगी जी के नेतृत्व की सरकार खरी उतरी और हमने इसको सीबीआई के हवाले कर दिया है। अब दूध का दूध और पानी का पानी होगा और जो सफेदपोश और लोग भी हैं जो भ्रष्टाचार में शामिल हैं, जिन्होंने तमाम संपत्तियां अर्जित की थी वक्फ की, तो उनको भी अब इसके सामने आना होगा और वो भी बिहाइंड द बार जाएंगे, जेल जाने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि हम लोगों ने साफ कर दिया है कि हम सबको न्याय और भ्रष्टाचार मुक्त शासन चलाते हैं, ये उसका परिणाम है। कहा कि पिछली सरकार समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, बहुजन समाज पार्टी की, या उससे पहले कांग्रेस की सरकार रही हो, ये तुष्टीकरण की राजनीति, वोट बैंक की राजनीति करते रहे, लेकिन इन्होंने अल्पसंख्यक समाज की, खासकर वक्फ की संपत्तियां जो उत्तर प्रदेश की थी बड़े पैमाने पर, इनमें भ्रष्टाचार में यही लोग शामिल थे, इन्होंने ही अपने लोगों को अध्यक्ष बनाया। अभी तक भारतीय जनता पार्टी का कोई अध्यक्ष नहीं है वक्फ बोर्डों में, तो इसलिए ये जांच जो है बहुत जरूरी थी, क्योंकि तमाम लोगों की मांग लगातार पिछले 15 वर्षों से थी और 15 वर्षों से प्रकाष्ठा हो चुकी थी भ्रष्टाचार की वक्फ बोर्डों को लेकर। तो ये अब दूध का दूध और पानी का पानी होगा और जो लोग भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, वो जेल जाएंगे और तमाम मुस्लिम समाज को जो उनके कल्याण के लिए ये वक्फ संपत्तियां थी उसको वापस उनको दिलाया जाएगा, उसका कल्याण किया जाएगा, ताकि उससे उनका उत्थान हो सके, क्योंकि हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की नीति पर। अच्छा, वहीं इस पूरे मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता ने बीजेपी को घेरा है। दरअसल सपा नेता अनुराग भदौरिया का ये कहना सामने आ रहा है कि चुनाव है इसलिए बीजेपी कार्रवाई कर रही है, 2022 के चुनाव नजदीक है इसीलिए कार्रवाई की जा रही है। और क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। हम समाजवादी लोग हमेशा से भ्रष्टाचार के खिलाफ रहे हैं। हम यहाँ पे विकास की राजनीति करते हैं, समाज को आगे ले जाने की राजनीति करते हैं। ये जब भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की सरकार में आई थी तो कहती थी हम उत्तर प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, यहाँ ट्रांसपेरेंसी लेके आएंगे। अरे मेरे प्रभु, मेरे भैया, गुरु, भारतीय जनता पार्टी आपको हो गए 4 साल यहाँ सरकार चलाते हुए, लेकिन आपने एफआईआर क्यों नहीं की, क्यों नहीं इसके पहले कार्रवाई की, किस बात का इंतजार कर रहे थे? अब तो चली चलाई का बेला है, 2022 में आप चले जाएंगे, तो आप ये मार्केटिंग इवेंट वाली एफआईआर कर रहे हैं। कमाल है। यह समाज के लिए चिंता का विषय, उत्तर प्रदेश के लिए चिंता का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार खत्म नहीं करना चाहती है, सिर्फ माहौल बनाना चाहती है। कमाल है भारतीय जनता पार्टी का भी। अब इस पूरे मसले पर राजनीति चरम पर है, बयानबाजी की जा रही है, लेकिन मामला समझना भी बेहद जरूरी है। तो आखिर पूरा मामला क्या है, हम ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं, समझिए जरा। वसीम रिजवी दरअसल उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष थे। उत्तर प्रदेश में शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के तौर पर कार्यरत थे। रिजवी दरअसल 2008 से 2020 तक 12 साल शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष रहे हैं। और इस दौरान सरकारें बदली लेकिन रिजवी अपने पद पर बने रहे। सरकार बदली क्योंकि 2008 से 2020 यानी 12 साल वो अध्यक्ष पद पर रहे। 2017 में यूपी में बीजेपी की सरकार बनी। 2017 का वो साल था जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी थी।
आपको ये भी बता दें कि योगी सरकार रिजवी पर संपत्तियों में गड़बड़ी के आरोप लगे। जब योगी सरकार आई तो रिजवी पर जो संपत्तियों में गड़बड़ी के आरोप लगने लगे, उसके बाद जांच आगे बढ़ती गई। धोखाधड़ी में 8 अगस्त 2016 में प्रयागराज में एक रिपोर्ट दर्ज की गई थी। 8 अगस्त 2016 वो तारीख है जब एक रिपोर्ट दर्ज की गई और 27 मार्च 2017 को लखनऊ में रिजवी पर एक और एफआईआर दर्ज हुई, यानी 2 एफआईआर, एक 8 अगस्त को, एक 27 मार्च को। वहीं सिकंदरा शिया वक्फ बोर्ड के घोटाले में रिपोर्ट ये दर्ज हुई थी। जो सिकंदरा में शिया वक्फ बोर्ड है उस पूरे मामले में घोटाला किया गया, ऐसी खबर है और यही मामला दर्ज किया गया। जमीनों में घोटाले और धमकाने के मामले पर एफआईआर दर्ज की गई थी। 18 मई 2020 में रिजवी पर फिर से अध्यक्ष उनको नहीं बनाया गया। 18 मई 2020 में रिजवी को अध्यक्ष नहीं बनाया गया। दोनों मामलों में उत्तर प्रदेश की सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी, क्योंकि जब रिजवी पर पूरा मामला देखा गया तो अध्यक्ष नहीं बनाया गया और इस पूरे मामले पर सीबीआई से सिफारिश की कि सीबीआई जांच हो। इसमें पहला मामला दरअसल अतिक्रमण और अवैध निर्माण से संबंधित है, जो पहला मामला इन पर दर्ज है। दूसरा रिजवी पर जो मामला है वो जमीन हड़पने और धमकाने डराने का है। तो जमीन उन्होंने हड़पी है ऐसा आरोप लगा है, डराया है, धमकाया है ऐसा आरोप है। पूरे मामले में रिजवी समेत 4 आरोपी बनाए गए। तो पूरे मामले में दरअसल रिजवी के साथ साथ 4 और आरोपी हैं। बड़ी खबर दरअसल हम आपको देते चलें, वसीम रिजवी के साथ 4 अन्य आरोपी भी इस पूरे केस में शामिल हैं। एफआईआर में रिजवी समेत 4 आरोपियों के नाम भी शामिल किए गए हैं। 4 आरोपियों के नाम सामने आ चुके हैं। एफआईआर में जिन आरोपियों का नाम सामने आया है, दरअसल तत्कालीन प्रशासनिक अधिकारी और निरीक्षक का नाम भी इसमें शामिल है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, वसीम रिजवी के साथ 4 अन्य आरोपी भी इस पूरे मामले पर शामिल हैं और एफआईआर में रिजवी समेत 4 आरोपियों के नाम बाकायदा लिखे गए हैं। और जो ये 4 आरोपी हैं उनमें तत्कालीन प्रशासनिक अधिकारी और निरीक्षण के नाम भी इसमें शामिल है। तो 4 आरोपियों के नाम भी सामने आ चुके हैं। अब बहरहाल आगे जांच की जाएगी और जांच में जो भी सामने आ पाएगा उस पर आगे कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अभी तक आपको बता दें कि वसीम रिजवी पर 2 एफआईआर दर्ज है। रिजवी के साथ 4 अन्य लोग शामिल हैं और जो एफआईआर है उस पर भी 4 आरोपियों के बाकायदा नाम लिखे गए हैं और इसमें तत्कालीन प्रशासनिक अधिकारी और निरीक्षण के नाम शामिल है। समझिए जरा, वसीम रिजवी पर मामला दर्ज है। धोखाधड़ी में 8 अगस्त 2016 में एक रिपोर्ट दर्ज की गई थी वसीम रिजवी पर। उसके बाद 2017 में एक और उन पर एफआईआर दर्ज की गई दूसरे मामले में। अब समझिए आरोपी कौन कौन है। वसीम रिजवी पूर्व अध्यक्ष शिया वक्फ बोर्ड के ये आरोपी हैं। वसीम रिजवी सबसे पहला नाम है जो मुख्य आरोपी के तौर पर हैं। इसके अलावा नरेश कृष्ण सोमानी, विजय कृष्ण सोमानी, गुलाम सैयद रिजवी जो प्रशासनिक अधिकारी हैं और बकर रजा जो निरीक्षक हैं शिया वक्फ बोर्ड के। ये 4 नाम सामने आए हैं रिजवी समेत। तो ये ग्राफिक्स आप आपको दिखा रहे हैं कौन कौन वो लोग हैं जिन पर आरोप लगे हैं। वसीम रिजवी पहला नाम, पूर्वाध्यक्ष शिया वक्फ बोर्ड। दूसरा नाम नरेश कृष्ण सोमानी। तीसरा नाम विजय कृष्ण सोमानी। और आपको ये भी बता दें कि 14 नाम है गुलाम सैयद रिजवी जो प्रशासनिक अधिकारी हैं। साथ ही साथ एक और नाम है बकर रजा, निरीक्षक शिया वक्फ बोर्ड के। ये सभी आरोपी हैं। फिलहाल इनके नाम पर एफआईआर भी दर्ज कर दी गई है। चलिए अब हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं छठ मैया की, क्योंकि छठ पूजा आज देश भर में अलग अलग जगहों पर की गई है। अब हम वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि आखिर किस तरह आज छठ मैया की छठा बिखेरी गई है। सबसे पहली तस्वीर वाराणसी उत्तर प्रदेश की हम आपको दिखा रहे हैं। छठ पूजा के लिए लोगों की भीड़ यहां देखने को मिली और छठी मैया को याद करने के लिए तमाम लोग, व्रती महिलाएं यहां पहुंची, व्रत रखा और पूजा अर्चना की,
छठ मैया को याद किया। ये तस्वीर पहली उत्तर प्रदेश के वाराणसी से आपके बीच। और अब दूसरी तस्वीर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से है, जहां तालाब में पूजा करते लोग आपको नजर आ रहे होंगे। दरअसल छठ के इस महाव्रत में, महापर्व में तालाब में जाकर या नदी में जाकर पूजा करने की परंपरा सालों से है और इस दिन घाटों पर जाते हैं, तालाबों में जाते हैं और नदी के किनारे व्रती महिलाएं पूजा करती हैं। अर्घ देने का इसमें खास महत्वपूर्ण चीज है जो अर्घ देने की बात होती है। और आपको बता दें कि आज जब डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया गया था और कल उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा, तो आज का जो कार्यक्रम था, आज जो तस्वीरें थी वो हम आपको दिखा रहे हैं। गोरखपुर से एक और तस्वीर, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क गायब थे। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में कुछ ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने अपना पूरा ख्याल रखा है, क्योंकि सरकार लगातार ये कह रही थी कि आप मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखें, लेकिन मास्क शायद कुछ महिलाओं के चेहरे पर आपको नजर आ रहा होगा, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर सिर्फ और सिर्फ धज्जियां आपको दिख रही होंगी कि कोई भी महिला सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रही थी। एक और अहम तस्वीर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से ही निकलकर सामने आई है, जहां पर घाट पर पूजा करती महिलाएं नजर आई। देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है, लेकिन जब व्रती महिलाएं छठ मैया की पूजा अर्चना कर रही थी तो घाट पर मौजूद तमाम महिलाएं नजर आ रही थी। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग जरूर नहीं देखने को मिल रही थी, मास्क भी नहीं था, लेकिन छठ मैया के पूजा में लीन नजर आ रही थी और यही कारण था घाट पर छठ पूजा की तैयारियां भी सुबह देखने को मिली। इनफैक्ट सुबह से ही देखने को मिल रही थी, शाम होते होते तैयारियां पूरी हो गई। बिहार मुजफ्फरपुर से ये तस्वीर आपके बीच, जहां पर घाट के चारों ओर आप देख सकते हैं व्रत का सामान है और लोग यहां नजर आ रहे हैं। एक और तस्वीर असम गुवाहाटी से निकलकर सामने। कनक गंडवत घाट पर पहुंचे लोग, आप देख सकते हैं आस्था का ये पर्व है और इस दिन आस्था इस कदर लोगों में है कि लोग ये तस्वीर वो है जब सूर्य देव को प्रणाम किया जाता है। छठ पूजा का आज तीसरा दिन है और बड़ी ही धूमधाम से ये मनाए जाते हैं। दरअसल आपको बता दें कि बिहार और जिस तरीके से झारखंड, ये कई ऐसे राज्य हैं जहां पर बड़ी धूमधाम के साथ छठ का पर्व मनाया जाता है। एक और तस्वीर पटना बिहार की है, जहां पर कोरोना के काल में घर पर पूजा अर्चना की गई। दरअसल घाटों में जाने की मनाही की गई थी, सरकार पूरी तरीके से अलर्ट थी और लोग भी कहीं ना कहीं जागरूक नजर आए हैं। घर पर ही आप देख सकते हैं किस तरीके से तालाब बनाया गया है और घर पर ही पूजा अर्चना की गई थी। कोरोना के इस काल में लोगों के तरीका पूरी तरीके से बदल गया है, लोग कहीं ना कहीं कुछ एक नया करने का ठान रहे हैं और ये तस्वीरें उसी की गवाह है। आज तक सभी लोग घाटों पर जाते थे, नदी जाते थे, तालाब जाते थे, लेकिन शायद आज लोगों ने कोरोना से ये सीखा और ये तस्वीर सामने आई है। आपको बता दें, पानी में खड़ी होकर पूजा करती हैं इस वक्त महिलाएं। दरअसल असम गुवाहाटी की ये तस्वीर है, जब सूरज को अर्घ देना होता है उस वक्त महिलाएं पानी में खड़ी होती है और जितना अधिक पानी होता है उतने में ही महिलाओं को खड़ा होना पड़ता है और बहुत लंबे समय तक। यहाँ तक कि पहले की परंपरा तो ये तक रही है कि जब तक सुबह तक महिला अर्घ नहीं देगी तब तक वो पानी में ही रहेगी, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये परंपरा थोड़ी बदल चुकी है और अब जिस वक्त अर्घ देती है महिलाएं, क्योंकि महिलाओं का व्रत होता है और पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ देना ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं जो आज शाम को निकलकर सामने आई है। महिलाओं का आस्था के प्रति किस तरीके का जुनून है और इस कोरोना काल में भी महिलाएं पूरी आस्था के साथ अपना व्रत रख रही हैं और छठी मैया की पूजा कर रही हैं। तो ये तस्वीर असम गुवाहाटी की है, जहां पर महिलाएं पानी में खड़ी रही, नदी में पहुंची थी, तालाब में पहुंची थी। वहां पर जब तक उन्होंने अर्घ दिया तब तक वो पानी में ही खड़ी नजर आई थी। और भीड़ भी आप देख सकते हैं, पटना बिहार की तस्वीर। ये भीड़ कोरोना काल में अच्छी नहीं है, ये हम भी कह रहे हैं, शायद जनता आस्था में, लेकिन ये आस्था की भीड़ है। जाहिर तौर पर ममता, ये आस्था की ये आस्था ही है जो लोग अभी भी कोरोना काल में
पहुंचे हैं और यहां पर छठ मैया की पूजा अर्चना करते नजर आए, व्रत रखते नजर आए। उगते सूर्य को पहले अर्घ दिया जाता है और ढलते सूर्य को भी अर्घ दिया जाता है और ये यहाँ पर ये परंपरा है। और पटना बिहार का जिक्र करें तो पूर्वांचल के क्षेत्र में तो ये बहुत खास तौर पर बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है, बेहद ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है छठ का पर्व। यही कारण है कि घाटों पर, बिहार के घाटों पर, अलग अलग जगहों पर इस तरह की भीड़ हमें देखने को मिलती है। हालांकि प्रशासन को इसकी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए था, लेकिन आस्था आपको नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से एक और तस्वीर निकल कर आई। छठ मैया की पूजा महिलाएं करती नजर आई। देख सकते हैं आप तस्वीरों में कि कैसे कतारों में बैठी महिलाएं हाथों में प्रसाद लिए हुए और छठ मैया को याद कर रही हैं, जहन में याद कर रही हैं छठ मैया को और पूजा करती नजर आई हैं। तस्वीरों के जरिए हम आपको आज दरअसल छठ मैया की अलग अलग जगह पूजा जो की जा रही वो दिखा रहे हैं। जुहू बीच, मुंबई से भी तस्वीर निकल के साथ। तो जहां पर पूजा करने की इजाजत तो नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों ने इसका तरीका निकाला। कुछ घरों में करते हुए नजर आए तो कुछ जो घाट खुले थे वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए नजर आया। अब देखिए यहाँ पर ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, दरअसल यहाँ पर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। आप देख सकते हैं बैरिकेड्स लगाए गए हैं। ये जुहू बीच मुंबई का है जहां पर लोग पर्व मनाने आए थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें वहां नहीं आने दिया क्योंकि एंट्री पूरी तरीके से बैन कर दी गई है। इसलिए महिलाएं वहां नहीं पहुंच पाई। पूजा के लिए घाट पर भीड़ रही। कोलकाता, पश्चिम बंगाल की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं क्योंकि पश्चिम बंगाल में भी छठ पर्व बहुत धूमधाम के साथ मनाया जाता है। आप देख सकते हैं कि जो परिवारजन है वो पूरे सामग्री के साथ घाट के किनारे पहुंच रहे हैं। केले का इसमें खास महत्व होता है, इसलिए आपको तस्वीरों में, हर तस्वीर में केले दिख सकते हैं क्योंकि केले का गुच्छा चढ़ाया जाता है इस दिन। इसलिए कई लोग पूरा सामान लेकर इस वक्त घाट की तरफ जा रहे हैं। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि लोगों के अंदर क्या उत्साह है और वो पूजा सामग्री लेकर घाट पहुंच रहे हैं। वहां घाट पर जाकर पूजा अर्चना की जाएगी। और जो रांची, झारखंड से भी आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। रांची, झारखंड में आप देखिए कि मास्क पहनाया जा रहा है। जिनके मुंह पर मास्क नहीं है, प्रशासन इस तरीके से तैयारी कर रहा है, पूरी तरीके से वहां पर सजाया गया है, तैयारियां की गई। अगर घाट नहीं पहुंच रहे तो आप यहां आइए और मास्क बाकायदा पूरा यहाँ घाट बनाया गया है और ये घाट ही होगा कोलकाता का पश्चिम बंगाल में। लेकिन यहाँ ये पहल बहुत अच्छी है। जाहिर तौर पर इस तरह प्रशासन को आगे आकर काम करना चाहिए था। जो लोग घाट पर पहुंच रहे हैं और उनके मास्क नहीं लगा है तो मास्क उनको लगाया जा रहा है। आस्था ठीक है, लेकिन ये अंधविश्वास क्यों? हालांकि आस्था का ये पर्व है और आस्था इस तरह देखने को मिलती है। लोग अपनी अपनी तरीके से पूजा अर्चना करते नजर आते हैं, लेकिन ये भी एक पार्ट है, एक हिस्सा है इस आस्था के पर्व का। तो जो तस्वीरें हमने आपको छठ मैया की दिखाई कि आखिर किस तरह से पूरे देश में छठ पर्व को लेकर लोगों में उत्साह नजर आ रहा है। फिलहाल फाइनल रिपोर्ट में हमें इजाजत दीजिए, कल फिर हाजिर होंगे कुछ और खबरें लेकर। नमस्कार।